बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल बेंच ने गली मोहल्लों के तजावुज़ात से मुतालिक तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया और तहरीरी हुक्म के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर और DMCs गली मोहल्लों, फुटपाथ्स और सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसी, और बताया जाए कि हर हुदूद में तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई है, जबकि अगले सेशन में तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स DMC रिपोर्ट्स के हमरा खुद पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर के तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को भी तलब कर लिया और तहरीरी फैसले के मुताबिक तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट जमा कराएंगे और गली मोहल्लों और ख़ासतौर पर अगर बात करें फुटपाथ्स की और सड़कों के इतराफ़ की जो तजावुज़ात हैं उन्हें फ़ौरी ख़त्म भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ बशीर सिद्दीकी साहब सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट सेल के। बशीर सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सिद्दीकी साहब, फैसला आ गया, तहरीरी फैसला भी सामने आ गया, अब किस तरीके से लाएअमल बनाया जाएगा, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब के जो ये ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी 2018 में ऑर्डर्स आ चुके हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो जस्टिस गुलजार साहब ने एक बहुत खूबसूरत ऑर्डर्स किया CP9 के अंदर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी जो है पार्क में, ग्राउंड में, फुटपाथ के ऊपर और नालों के ऊपर किसी किस्म की तजावुज़ात कायम नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी ऑर्डर्स को कंप्लाइंस करते हुए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो है बड़े बड़े ऑपरेशन इस कराची शहर में किए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के 7 अज़ला में जो है वो ऑपरेशन जारी हैं और इसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है, वो इंशाअल्लाह ताला हम सबमिट करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो अभी पूरा गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला तमाम क्लियर कराया गया है इसमें। अच्छा सिद्दीकी साहब, अगर हम नस्ला टावर की बात कर लें तो उसको गिराने की जो इलामती हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा जोर भी दे रही है इसके ऊपर? नहीं देखिए, नस्ला टावर की कुछ अलग इस सेशन से अलग है। कुछ नस्ला टावर जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो नाजायज़ नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने उसको 270 जो स्क्वायर फीट है वो जो है सर्विस रोड पे बना दिया गया है, लेकिन किसी भी इमारत को अगर केक की तरह नहीं काटा जा सकता। बिल्कुल जिस तरह अगर केक को हम उसमें से 1100 गज का ये प्लाट है तो इसको हम जो है 270 केक की तरह शुरू, बिल्कुल जब इस इमारत को हम मसमार करना शुरू करेंगे तो इसके पिलर वगैरह ये सब डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी इमारत के लिए ऑर्डर्स है, ऐसे चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स हैं कि इसमें से 270 स्क्वायर फीट या गज जो भी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है घिरा हुआ है वो उसको सिर्फ मसमार किया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि उसको पूरी इमारत को मसमार करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी जो है तमाम आज इसको सील किया जाएगा। इसमें तमाम पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं और वहां से लोगों ने मुनक़ता दिया बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल में 1-2 फैमिली है वो जो अभी 12-1 बजे का उन्होंने टाइम मांगा है कि 12-1 बजे तक हमको टाइम दिया जाए, वो भी अपना सामान निकाल के ले जाएंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप लोगों को एतराज़ ये होता है कि हम लोग तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो आगे से रेजिस्टेंस होती है, फिर हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ रहा है और माजी में भी हमें यही फेस करना पड़ा है। लेकिन आप खुश होते हैं जब अदालत का फैसला आ जाता है कि चले हमारे साथ अदालत का फैसला खड़ा है, अब इदारों को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अदालती फैसला ये भी अब आ गया, बड़ा जामे फैसला है, तहरीरी फैसला भी सामने आ गया। इसके बाद तजावुज़ात का खात्मा करने में आप क्या समझते हैं, कितनी आसानी होगी आपको या मुश्किलात तो बहरहाल वही मौजूद रहेंगे? असल में आपका बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। और जबकि कब्जा माफिया इस शहर कराची पे अरसा 40-45 साल से काबिज हो, ये जो ऑर्डर्स ये जो ऑर्डर्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब के, ये ऑर्डर्स कंप्लाइंस हर इदारे को करना पड़ेगा। कराची के जितने भी कराची के इदारे हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर को कंप्लाइंस करना पड़ेगा। तो तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जितने भी ऑपरेशन है सब सक्सेस हो जाते हैं। अगर हम कहीं भी और आपकी बिल्कुल बजा बात है कि इसके अलावा हम जहां भी जाते हैं हमें मुश्किल आती है, परेशानी आती है, कभी कोई इदारा जो है वो पहुंच नहीं सकता, कोई लेट आता है, या उसकी वजह से एक तो मदद नहीं कर रहे होते। जरा प्लीज ये भी कंफर्म कीजिएगा, अगर आप जवाब दे सकें तो कुछ सियासी प्रेशर भी आ रहा होता है जिस वक्त आप लोग जाते हैं
कोई इमारत है मुनहदिम करने के लिए, कोई एंटी इंक्रोचमेंट सेल जब जा रहा होता है तो कोई सियासी मदाखलत हो रही होती है, वो भी आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, अगर आप जवाब दे सकें। देखिए, मैंने आप जिस तरह कहा ना कि एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव करना बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि जैसे आप नंगे पांव तलवार पे चलें, और उसमें सिर्फ ये नहीं, हर आदमी पॉलिटिकल अम्ब्रेला तो लेकर मौजूद होता है जब वो कोई जगह घेरता है, कोई चीज करता है। आज क्या नाम कहते हैं, हमारी एक ड्राइव अभी आपके चैनल के तवज्जुह से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अभी कार्रवाई हुई नहीं है, वो कार्रवाई होने जा रही है कि रातों रात क्या नाम कोरंगी के अंदर सर्विस रोड पे 5 दुकानें बना ली गई हैं। आज हम उनसे मसमार करने जा रहे हैं थोड़ी देर। तो ये ऐसा कब्जा माफिया है जो कि किसी से डरता नहीं है, और जब लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब के अगर ये ऑर्डर नहीं आता तो शायद हम उसको जाके नहीं तोड़ सकते थे। और अब चीफ जस्टिस साहब के जब ये ऑर्डर आ गए कि फुटपाथ, तो तमाम इदारे जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं इंशाल्लाह ताला। अब कराची आपको बहुत जल्द खूबसूरत नजर आएगा, कराची से तजावुजात खत्म होगी, क्योंकि आज अभी जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी बुलवा लिया कि अपनी रिपोर्ट के साथ, अगर रिपोर्ट सबमिट होगी उसके अंदर, अगर रिपोर्ट के अंदर हो सकता है वो बरहम भी हो किसी बात पे कि ये रिपोर्ट जो है आपकी, क्योंकि वो कराची में उनका मैंने ये देखा है उनके अदालत के अंदर कि वो कराची के बारे में बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो कराची की एक एक जगह से वाकिफ हैं, तो वो फिर वो रिपोर्ट को मुस्तरद कर सकते हैं। बिल्कुल सदीकी साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि बहुत जल्द जो कराची खूबसूरत मतलब दिखेगा हम लोगों को भी, तो लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कितना अरसा लग जाएगा इस ऑपरेशन को? देखिए, इंशाअल्लाह ताला जो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही, तमाम इदारे एकजा होकर काम कर रहे हैं, 40-45 साल का बिगाड़ है, इसको 6 महीने साल तो तकरीबन लगेंगे, क्योंकि देखिए इमारतें मसमार हो रही हैं। 8-9 महीने से हम गुज्जर नाले पे, औरंगी नाले पे 9 महीने लग गए तकरीबन गुज्जर नाले पे, ऑरेंज पे। कराची खूबसूरत बनने को जा रहा है, और अगर अभी आप गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद का विजिट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एक अच्छी जगह पे, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है कराची शहर का, जो गंदगी है वो चेंज हो रही है। लेकिन ये स्लोली अचानक वो इस तरह नहीं होगा कि किसी तरीके से किसी शॉप का दरवाजा खोला और वो शॉप। अच्छा ठीक है सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप खुद फरमा रहे हैं कि 4 से 5 दुकानें तो रातों रात बना दी गई हैं, आप लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप लोगों पर एक एतराज़ ये भी आता है कि एक दफ़ा तो आपने वहाँ पर जाके दुकानें, इमारतें मिसमार कर दी, लेकिन उसके बाद कोई चेक नहीं रखा जाता आप लोगों की जानिब से, और तजावुज़ात फिर से वहाँ पर कायम कर दी जाती हैं। इसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, इस एतराज़ को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि इससे पहले जो भी कार्रवाई हम करते रहे, आप बिलीव करेंगे कि अगर हम कहीं पर ऑपरेशन करते थे तो हमारे चले जाने के बाद वो दोबारा आ जाते थे, या हमारे चले जाने के बाद वो हमारे जो हम जिसको मसमार करके जाते वो दोबारा बनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको मुख्तलिफ लोगों की, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, उनको सरपरस्ती हासिल थी। उनको पता था कि रिंग बैक नहीं करेंगे, इन पर हम प्रेशर डाल देंगे, कोर्ट में जाके वो स्टे ले आते थे दूसरे दिन। तो ये बहुत सारी हाई कोर्ट के तकरीबन 150 से 200 स्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए हैं, जो कि नालों के ऊपर थे। तो ये मुख्तलिफ जावियों से ही काम कर, जैसे आज हमने एक्शन लिया था, ये जो हमने कोरंगी की 5 दुकानें आज से 6 या 7 दिन पहले मसमार कर दी थी, लेकिन दोबारा उन्होंने एक ही रात के अंदर यानी बनाना शुरू कर दी। तो ये इन्फॉर्मेशन जाहिर बात है थोड़े दिनों में पहुंचती है, 4 दिन के बाद पहुंची, लेकिन हम उस पर आज वहां पर भी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, और तजावुज़ात का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और तमाम इदारों को इस पर काम भी करना पड़ेगा, और आम आदमी तो ये कर ही नहीं सकता। मतलब आम आदमी तो बेचारा अपने घर की दीवारें बचा ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आम आदमी किस तरह से जाकर कब्जा कर सकता है, ये एक सियासी हम सब जानते हैं कि पुष्पनाही भी होती है, सरपरस्ती भी होती है, जिसके बाद ये सारे मामलात हो रहे होते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं और एक स्टेडियम की बात करते हैं। मेल्सी में स्टेडियम ना होने की वजह से खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना था। बिल्कुल, वोट लेकर इक़्तिदार के जो है आला ऐवान में पहुंचने वाले अवामी नुमाइंदे भी स्टेडियम ना बनवा सके, मगर मेल्सी के जो रिहायशी हैं
और हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी हैं इरफान अहमद, उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन देकर स्टेडियम बनाने का एजाज़ जो है वो अपने नाम कर लिया। क्या बात है, आप जी खुद से हम ये बना लेंगे कि हमें अब किसी से उम्मीद नहीं रही है और उसके बाद उन्होंने ये अपने इलाके के लिए काम किया। और बड़ा ज़रूरी और अहम काम होता है कि जब हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जा रहे होते हैं और वो ग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं, होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आबाद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। होंगे तो आबाद होंगे। खैर, उन्होंने जो काविश की है मेल्सी से, महर मोहम्मद जो यामीन है वो हमें बताएंगे। महर मोहम्मद यामीन, बताइएगा, अपनी तरफ से ये काविश की गई है, कैसा स्टेडियम है ये? जी बिल्कुल, मेल्सी में स्टेडियम ना होने से खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना था, उनका टैलेंट भी ज़ाया हो रहा था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इरफान अहमद ने अपनी मदद आप के तहत अपने ही रकबे में 4 एकड़ पर मुश्तमिल एक स्टेडियम बनाया है, जो कि ये मेल्सी के नवाही इलाका मौजा तिलोकपुर के रहायशी हैं और उन्होंने खिलाड़ियों को सहूलियत फराहम की हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं इसलिए ये स्टेडियम बनाया, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ टू प्रोड्यूस टैलेंट, और फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं। तो मेल्सी में नहीं था, तो मेरा एज अ क्रिकेटर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि क्रिकेट को रिटर्न करूँ कुछ ना कुछ। तो इसलिए ये टैलेंट के लिए आगे निकालने के लिए पाकिस्तान के लिए तो ये स्टेडियम फैसिलिटीज़ और एकेडमी हमने बनाई है इधर कि पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट मिलने, और प्लस मेल्सी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अपनी शो स्किल्स करें और आगे जाएँ। जी बिल्कुल, इरफान अहमद का कहना है कि जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनका कहना है कि एक खिलाड़ी की मुश्किलात को एक खिलाड़ी ही समझ सकता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि खिलाड़ियों को सहूलियत फराहम कर सकूं। बहुत अच्छी काविश है महर मोहम्मद यामीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी हमें बता रहे थे और आपने उनसे मिलवाया हमें कि नौजवान है वैसे, और खुद उन्होंने अपने इलाके के लिए अच्छा बहुत सारा सराहने की भी जरूरत है इन लोगों को। एफएटीएफ की बात करें, एफएटीएफ की बात कर लेते हैं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान के 12 शोबों की निगरानी सख्त करने का जो है वो टास्क अब दे दिया, और जिसके तहत कीमती धातों की खरीदो फरोख्त की निगरानी सख्त करने का कहा गया। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सोने की दरामद और जेवरात की जो बरामद है उसका कस्टम भी डेटा जो है ना वो तलब कर लिया गया है। और फैटफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के अदादोशुमार मांगे हैं, जबकि अदालतों में चलने वाले तमाम इंसदाद दहशतगर्दी केसेस की टाइमलाइन भी मांग लिया। इसके अलावा प्रॉपर्टी, गोल्ड, कीमती पत्थरों की तिजारत पर मार्केट अपडेट देने का भी कहा है। लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने दूसरी तरफ मुल्क की मईशत पर एक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जो है वो भी जारी की है। बिल्कुल ऐसी है, और उसके मुताबिक तरसलात ज़र, नॉन टैक्स आमदनी और जो गैर मुल्की सरमायाकारी उसमें कमी, बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं। और दरामदात की अगर हम बात करें तो FBR, महसूलात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ, और 3 माह में तरसलात ज़र $8 अरब रिकॉर्ड की गई हैं। हाँ जी, और मुल्की बरामदात $7.2 अरब, जबकि दरामदात 64.3% इजाफे से $17.5 अरब की सतह तक पहुँच गई हैं। ये सारी सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें मुआशियात। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खुरम साहब, पहले फैटफ की बात कर लेते हैं। ये जो नई शराइत हैं, क्या इसको हम डू मोर का मुतालबा कह सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को मज़ीद फंसाया जा रहा है, या नहीं रूटीन की बात है, ये होना ही था? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं एफएटीएफ की नई शराइत की, ये नई शराइत तो नहीं है। बात ये है कि देखें, आपको भी पता है पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है। चाहे वो ज्वेलरी की मार्केट हो जिसमें फिनिश प्रोडक्ट्स आती हैं, ज्वेलरी है, उसके अलावा जो रॉ गोल्ड की मार्केट है वो तो थोड़ी बहुत, उसमें तो ये है कि एक्सचेंज पे भी काम होता है, बट ज्यादातर सराफा बाजार हमारे जितने हैं उसमें जितनी दुकानें हैं, जितना वहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है वो ज्यादा से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है। जैसे प्रॉपर्टी में ना आपके यहाँ के, वहाँ पे प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमारे यहाँ कैश पे बहुत ज्यादा काम होता है, आज भी बहुत कैश पे काम होता है। इसी तरह जो गोल्ड की मार्केट है उसे डेफिनेटली हमारे अपने बेहतरी के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो काला पैसा गोल्ड में जाता है कि लोग अगर कुछ नहीं दिखाना चाहते या तो प्रॉपर्टी में डालते हैं या गोल्ड में डालते हैं। और पहले तो गाड़ियां भी थी, गाड़ियां भी अनडॉक्यूमेंटेड थी, आज भी हैं। रिलेटिवली जो सेकेंडरी मार्केट है वो सारी अनडॉक्यूमेंटेड है। देखिए, हमारे अपने लिए बेहतर है। आपने देखा होगा जो बॉन्ड की मार्केट थी, प्राइस बॉन्ड की मार्केट थी, वो भी ऐसी ही थी। बेनामी प्राइस बॉन्ड होते थे, आप लेके रख लें, बस लोगों के पास 50,000 बॉन्ड पड़े होते थे, 50,000 रुपए एक बॉन्ड के, तो कितने पैसे बनते हैं आप देखिए। तो देखिए, ये बात हम अगर इसको अपने तराजू में देखें तो वैसे भी हमारे लिए अच्छा है कि हमारी गोल्ड की मार्केट, प्रॉपर्टी की मार्केट और इस तरह से डिफरेंट जो हमारी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये आपने दुरुस्त कहा खुरम साहब। जब आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, तो हमारे लिए ये डेटा फराहम करना भी क्या आसान होगा?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुश्किल तो आएगी, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि जो है इसको इस तरह से चलने दें, तो डेफिनेटली FATF जो है वो हम पे प्रेशर डालता रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि हम कहीं से स्टार्ट करें, उनको कुछ प्रोग्रेस दिखाएं। वो ठीक है बात कि वो जियोपॉलिटिकल एक इशू है और हमारा ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। FATF इसमें लॉबिंग बहुत ज्यादा है, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। हम जो है चाइना और टर्की उनके साथ जो है हम लॉबिंग करें, हम US के साथ बेहतर ताल्लुकात भी करें। चाइना हमारे साथ ऑलरेडी है। तो पॉइंट ये है कि FATF एक तो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन ये जेन्युइन मसला है कि हमारे यहाँ जो गोल्ड की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, $multi-billion मार्केट है, लेकिन उसका कोई सिरे से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कालाधन उस तरफ होता है। और लोग वैसे भी देखें, ज्वेलरी मार्केट तो वैसे भी लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी टैक्स ना भी लें, आप बिल्कुल उसको जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट करना समाव शुरू कर दें और अपना कुछ सिस्टम बनाना शुरू कर दें। आपने प्रॉपर्टी में भी थोड़ा बहुत तो शुरू किया है ना, हालांकि प्रॉपर्टी की मार्केट आज भी जो है इतनी ज्यादा जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी इकोनॉमी की, और आपको टैक्स भी मिलेगा, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि कौन बंदा जो है वो कितने पैसे कहाँ रखता है और ज्यादा उसके पास जो है। खुर्रम साहब, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। दरअसल आते ज़र की हम बात करें, नॉन टैक्स आमदनी और गैर मुल्की सरमायाकारी की बात करें तो उसमें कमी का रुझान देखा गया। इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? देखिए, बात ये कि एक तो कोविड जो है, दुनिया ऐसे ऐसे कोविड से बाहर आ रही है और उसकी वजह से तस्कीलात ज़र हमारे यहाँ ज्यादातर ये था कि जो हुंडी हवाले का जो मसला था उसमें ये था कि कोविड की वजह से हुंडी हवाला नहीं हो पा रहा था, बॉर्डर्स बंद थे, एयरलाइंस बंद थी, तो कैसे कैश जाता, किस तरह से कैश जो है वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाता, क्योंकि ये तो ज्यादातर इलीगल होता है काम। डेफिनेटली जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बाहर आई है, दुबई खुला है, पूरे UAE में जो है वो कोविड से UAE बाहर आया है, तो इस तरफ तो बहुत ज्यादा काम होता है हुंडी हवाले का, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर है वो 60% हमारा जो डायस्पोरा है, तकरीबन 60% तो वो इन्हीं ममालिक में है, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, UAE में, उसके अलावा जो है कुवैत में है। तो ये सारे जो ममालिक हैं, यहाँ पे लेबर क्लास को तो कुछ पता भी नहीं होता बेचारी को कि हम जो है इनडायरेक्टली हुंडी हवाले के थ्रू भेज रहे हैं, लेकिन ये गलत काम है और या फिर इसमें प्रॉब्लम है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बाहर आना जब शुरू हुआ तो वो काम खुल गया। तो हमें ये करना चाहिए था कि हमें कंटेन करना चाहिए था कि इंसेंटिव के थ्रू, कि जी आप इसी के थ्रू भेजें, बैंकिंग के थ्रू भेजें, अवेयरनेस है अपनी लेबर क्लास को। हमारे जितने एक्सपर्ट पाकिस्तानी भाई हैं, ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो बेचारी नहीं जानती, तो इसलिए हमें इस पर काम करना चाहिए था। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा स्लो डाउन नजर आया है। होपफुली इकोनॉमी, ऑयल बढ़ रहा है, ऑयल की एक हमारे यहाँ तो खतरा ये होता है कि एनर्जी बिल बहुत बढ़ जाता है, एक तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे एंड पे आपके मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज की इकोनॉमी ऑयल की वजह से चलती है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस में बहुत ज्यादा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये कि इतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है तो पहले। जी ठीक है खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो हमारे सामने डिमांड्स हैं FATF की, उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी कि ये सारा डेटा कभी तो इकट्ठा करना है और अभी से ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे है नहीं तो, लेकिन अब ये है कि इसकी वजह से तो है डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।